2024 में बीजेपी की उल्टी गिनती होगी शुरू। विपक्ष ने मोदी शाह की विदाई की तैयारियां कर दी हैं चालू। क्या विपक्ष को मिला 2024 में बीजेपी को हराने का फॉर्मूला? क्या विपक्ष सच में 2024 तक रह पाएगा एकजुट? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। 23 जून को हुए विपक्षी महाजुटान के बाद शिमला में होने वाली अगली विपक्षी मीटिंग ये तो जरूर बता रही है कि ये पहली मीटिंग काफी हद तक सफल रही, जिस कारण अब अगली मीटिंग कांग्रेस शासित राज्य में होने जा रही है। बैठक में चुनाव साथ लड़ने का फैसला हुआ, बावजूद उसके विपक्षी दलों के बीच आपसी मतभेद जो है वो बरकरार है। दिल्ली अध्यादेश के विरोध के बड़े मुद्दे पर इस बैठक में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं में जमकर तू मैं भी हुई। बैठक में 16 दल शामिल हुए, लेकिन बाद में 15 दल ही साथ आए। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए और उनकी पार्टी ने अलग ही राग अलापा। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस दिन ये मीटिंग एक तरफ पटना में हो रही थी, उस समय पीएम की अमेरिकी विदेश यात्रा चल रही थी। तो बीजेपी पीएम की अमेरिकी विदेश यात्रा का महिमा गान करने के बजाय विपक्षी महाजुटान पर प्रहार किए जा रही थी। कोई इस महाजुटान को फ्लॉप करार दे रहा था, तो कोई इसे ठग्स ऑफ गठबंधन कह रहा था। विपक्षी एकता की बैठक को बारात बताकर दूल्हे का नाम पूछा जा रहा था, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की इस बैठक पर वार किया। उन्होंने कहा कि पटना में फोटो सेशन चल रहा है। इस बैठक की टेंशन कहीं ना कहीं बीजेपी में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से पटना में विपक्षी दलों की बैठक से एक दिन पहले ईडी और आईटी की कार्रवाई सीएम नीतीश के करीबियों पर होती है, जिसमें बिहार के बेगूसराय में राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के रिश्तेदार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले बिजनेसमैन अजय सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के भी करीबी हैं, उनके ठिकानों पर ईडी और आईटी ने एक साथ धावा बोल दिया। कहीं ना कहीं ये कार्रवाई सीएम नीतीश को भी चेताती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं एक हिडन मैसेज भी दे रही है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार का दामन अभी तक भ्रष्टाचार के मामले में साफ सुथरा है और उनके आसपास के लोगों पर जिस तरीके से ईडी के वो रडार पर है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक हिडन संकेत जो है कहा जा सकता है वो दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव और बिहार के जो कि डिप्टी सीएम हैं और एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल, ये सभी कहीं ना कहीं इन जांच एजेंसियों के दायरे में आए हैं। और वहीं विपक्षी नेताओं पर हो रही कार्रवाई अपने आप में केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही है कि इन सबका क्या मतलब निकाला जाए। तो क्या इन सब चीजों के जरिए विपक्षी एकता पर सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है? वहीं इस विपक्षी एकता में जिन चीजों पर विपक्षी एक साथ आए हैं, जिन चीजों पर एक साथ वो आने के लिए राजी हुए हैं, उनको भी मैं आपको बता देती हूँ कि किन चीजों पर उनकी आम सहमति बनी है। क्योंकि विपक्षी एकता के बारे में पिछले कई दिनों से चर्चाएं हो रही हैं और अब जब ये विपक्षी एकता हुई तो इसमें क्या क्या चीजों पर सहमति बनी वो सुनिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर चर्चा हुई है। सभी दल 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए एकमत हुए हैं। विपक्षी गठबंधन में बेहतर तालमेल के लिए किसी को संयोजक बनाने की जरूरत जताई गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के झगड़े को सुलझाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक साथ आना होगा और आपसी मतभेद को थोड़ा दूर करना होगा। सभी ने एक सुर से बड़ा दिल रखने की बात भी कही है। आपस में लड़ने से बीजेपी को फायदा होने को लेकर सभी नेताओं ने आम सहमति भी बनाई है। लेकिन वहीं इसी समय दिल्ली के अध्यादेश के मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल थोड़े नाराज नजर आए, गरमाए हुए नजर आए और कांग्रेस और केजरीवाल के बीच अनबन की स्थिति पटना में देखने को मिली। और पटना की बैठक में सीपीआई के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद थे। इस बैठक के अंदर उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को निश्चित रहना चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है कि हर पार्टी में फैसला लेने का एक फोरम होता है। केजरीवाल के मन में दिल्ली के अध्यादेश को लेकर कोई संदेह है, ये भ्रामक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कांग्रेस ने भी मीटिंग में कहा है कि वो राज्यसभा में बिल आने पर इसका विरोध करेंगे।
देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि पटना में अगर ये विपक्षी दलों की एकता साल 2024 के लोकसभा चुनावों तक बनी रहती है तो बीजेपी को बड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को भी संगठित विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ा था। और इस बार अगर ये विपक्षी एकता का सामना करना पड़ता है, संगठित विपक्ष का सामना करना पड़ता है, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के जो ये इन चुनावों के अंदर पिछले जो चुनाव थे, विपक्ष के जो बिखरे हुए वोट थे, इनसे बीजेपी ने इन चुनावों में जीत जो थी वो आसानी से हासिल कर ली थी। आपको बता दें, जो 15 दल इस बैठक में जुटे उनकी सरकार 11 राज्यों में, और 2019 के लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों के 142 सांसद जीते थे, यानी लोकसभा सदस्यों के करीब 26% सांसद इन पार्टियों से हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में केवल कांग्रेस के पास करीब 12 करोड़ वोट आए थे, और सभी दलों के वोटों को एक साथ अगर किया जाए तो स्थिति मजबूत सी बनती दिख रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने 23 करोड़ वोट हासिल करके 303 सीटें जीती थी। पिछले चुनावों की हम आपको बात बता रहे हैं, तो देखिए जिस तरीके से अब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, अब जो ये तकरार है काफी ज्यादा कड़ी होने वाली है, क्योंकि अब एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या कोई अन्य दल नहीं है, कोई दो पार्टियां नहीं है, यहाँ पर बीजेपी वर्सेस विपक्षी दल है, जहां और इन विपक्षियों के अंदर कई दल एकजुट हो रहे हैं। तो क्या ये जो एक हाथ को इन्होंने मुट्ठी बनाने की कोशिश की है विपक्षी दलों ने, तो क्या ये सभी कमल को उखाड़ फेंक पाएंगे, नहीं फेंक पाएंगे, या फिर कमल इस बार फिर दोबारा 2024 में इन विपक्षियों पर हावी रहने वाला है, ये भी देखा जाएगा इन चुनावों के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर विपक्षी एकता में कोई बिखराव आ जाता है तो ये विपक्षी एकता के लिए और विपक्षी संगठन जो एकजुट हो रहे हैं उनके लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है, और बीजेपी के पलड़े में और भी ज्यादा उसके वोट बैंक को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।